everyone. So let's interact with Farooq Ali, the person from Uttar Pradesh, the top technocrat from Uttar Pradesh. This prestigious college, MNIT Allahabad. वहां से फारूक ने अपना ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गए मास्टर्स के लिए, टीचिंग किया एंड इवेंचुअली ही गॉट सिलेक्टेड इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर. जितने भी स्टूडेंट जितने भी ये लोग सिलेक्ट होते हैं, कुछ चीज अचीव करते हैं, ये इनके पास बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, बताने के लिए अपनी जर्नी के थ्रू. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सच इंटरेक्शंस कि जैसे ये लोग इतनी क्लियरली वो चीजें बता देंगे हमें जो शायद हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हमारी अपनी जर्नी के लिए. सो दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव करियर इन गुड टीचिंग प्रोफेशन, इन अ गुड टीचिंग जॉब, they should listen to this entire interaction. I have interacted with Farooq and asked him कि उनकी कैसी रही, अपनी जर्नी कैसी रही, एकेडमिक जर्नी. बहुत ऑनेस्टली उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ उसके अंदर उन्होंने आंसर्स किए हैं कि उन्होंने जॉब्स क्यों छोड़ी एंड ऑल. एंड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे, टीचिंग स्किल कैसा गया था, उन्होंने सारी बात बताई है. एंड फारूक ऑल्सो गॉट 12 मार्क्स आउट ऑफ 15, जो बहुत ही अच्छा मार्क्स है और डिफरेंस डाल सकता है. लेट्स लिसन टू व्हाट फारूक इज टू टेल अस and what he's to share with us, and I'm very sure आपको इससे benefit होगा. So let's listen to what Farooq is to say. Okay, so Farooq, first of all let me thank you. आपने मेरे को टाइम दिया इस इंटरेक्शन के लिए. I'm really thankful to you for this. Thank you very much, sir, and I also thank you because you are providing me this platform for the interaction. Okay, so Farooq, आप अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं और आपकी सिलेक्शन हुई है वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. और आप जानते हैं फारूक, बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है इस तरह की जॉब खासकर होम स्टेट में मिल जाए. और अभी रिसेंटली इंटरव्यू चल भी रहे हैं, जैसा आप जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का आया है और बहुत से बच्चों का आगे आएगा. तो सारी इंटरेक्शन जो आपके साथ रहेगी, आपकी जर्नी जो हम डिस्कस करेंगे सारी, और आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यूज वगैरह का, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा. एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट पूरा इसको ध्यान से सुनेंगे जो आप बताने वाले हैं और उससे उनको बेनिफिट रहेगा. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट फारूक आपसे से करूंगा. आप प्लीज हमें बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपकी जर्नी, एकेडमिक जर्नी किस तरीके की रही है टिल टुडे सिलेक्टेड इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. सर, मैं संभल यूपी से बिलोंग करता हूँ. ओके. और मेरी स्कूलिंग भी संभल यूपी से ही हुई है. ओके. और उसके बाद आफ्टर स्कूलिंग मैंने एनआईटी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, वहाँ पे बीटेक में एडमिशन लिया, जो उस टाइम पे AIEEE होती थी. अब IIT मेन के थ्रू एडमिशन होता है एनआईटीज में, और IIT एडवांस के थ्रू IITs में होता है. उस टाइम पे AIEEE होती थी, वो मैंने क्वालिफाई करा था और एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लिया बीटेक में. और मैं वहाँ तक मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ 2014 में. और उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई करा. गेट के बेसिस पे मैंने DTU दिल्ली, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुराना नाम है उसका, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडमिशन लिया एमटेक में. एंड 2016 में वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद मैंने 1 साल गाजियाबाद टीचिंग की संस्कार एजुकेशनल ग्रुप में. उसके बाद मैंने स्विच किया IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, वहाँ पे मैंने 2 साल टीचिंग की. यानी मैं 3 साल ओवरऑल मैंने टीचिंग की 2019 तक. उसके बाद मैंने, जब मुझे थोड़ा लगा कि मजा नहीं आ रहा जॉब में, तो मैंने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जाए. क्या जैसे कि बाकी मेरे दोस्त सभी बीटेक के बाद कोचिंग ले लिए थे, मैंने नहीं ली थी उस टाइम पर. तो जो भी रीजन रहे वो अपने पर्सनल होते हैं. उसके बाद मैंने जॉब को साइड में किया और कंपटीशन के लिए लग गया मैं तैयारी में. और मैं घर पे ही रहा. ये मैंने सेल्फ स्टडी किया, कोई कोचिंग नहीं की है. ये तो खैर जो भी है मेरा मेहनत रही, और बाकी खुदा का रहमो करम रहा. देखो, आपका काम सिर्फ मेहनत करना होता है, बाकी तो होना ना होना उसके हाथ में होता है. ठीक है. तो उसके बाद मैंने अच्छा इनपुट दिया. उसके बाद लगभग ये निकला था, जो भी नोटिफिकेशन आया था BPSC का 2020 में आया था, और 21 में सितंबर अक्टूबर में शायद इसका एग्जाम हुआ था. तो रिटन हो गया. उसके बाद मेरा फिर इंटरव्यू आया. इंटरव्यू के लिए भी मैंने प्रिपरेशन की. आप योरपीडिया पे भी काफी वीडियोस देखी, गाइडेंस ली कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाए. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है. वहां पर आपको अपना टेक्निकल
वो स्ट्रोंग होना चाहिए आपका। हम्म। और अच्छे से सब्जेक्ट, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 3-4 सब्जेक्ट, वो बहुत ही स्मूथली आपको प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, और जो होना है वो तो हो गई, वो तो सही फिक्स्ड हो जाता है आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। सही बात है। अच्छा फारूक, जो आपने अपने बारे में बताया, मैं वहां से एक दो चीजें आपसे पूछूंगा। एक तो आप बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसा आपने बताया एमएनआईटी इलाहाबाद, वो उत्तर प्रदेश का बहुत ही रेप्यूटेड और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटी है, और बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में आता है। वहां से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आप दूसरा बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले डीसी बोलते थे, वहां पे आप गए। फिर आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज कर लिया। तो क्या आपने, फारूक, एक सिविल इंजीनियर के पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, मतलब स्टेट में भी बहुत सी जॉब्स होती हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर वगैरह का होता है, गवर्नमेंट जॉब यस मैक्सिमम सर। सिविल की हैं। तो क्या आपने डिसाइड कर यस रखा था सर। क्या कि मेरे को टीचिंग साइड में जाना है, ये बाद में नहीं डिसाइड? सर, नहीं सर, जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आफ्टर हाँ जी, टीचिंग, हाँ तो जी, डिसाइड ये था कि कोई भी हो, जैसे यूपी में असिस्टेंट इंजीनियर की हाँ निकलती है, हाँ हाँ जेई तो एलिजिबल, जेई में तो बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है यूपी में। हाँ जी, एसएससी जेई जो सेंट्रल लेवल की जेई है उसमें एलिजिबल है, उसमें एलिजिबल। वो भी मैंने दिए। बट जो प्रिपरेशन मेरी फुल थी, कुछ पर्सनल रीजन रहे फैमिली में, जैसे मैं घर पे तैयारी कर रहा था, तो हम्म। वो एग्जाम कहीं ना कहीं मतलब हो नहीं पाए। असिस्टेंट हम्म इंजीनियर भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली बात थी, हम्म और एसएससी जेई भी रहता है। जेई का मैंने एसएससी जेई का प्री भी क्वालिफाई किए। मेन हम्म में ड्यू टू सम, लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम होता था तो कुछ ऐसा इश्यू हो जाता था घर में कि मैं 15-20 दिन लास्ट टाइम पे जो पूरा पढ़ा हुआ है वो रिवीजन नहीं कर पाता था मैं। तो ओके। उस वजह से उनका मामला बिगड़ा है, और हाँ कोई वजह नहीं रही है। और फिर इसका जैसा ये रहा, असिस्टेंट की 3 जॉब थी। जैसे आप कई एग्जाम देते हो, मैं 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है, लेकिन कुछ होते हैं उनमें से जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती हैं, कंपटीशन कम होता है। जैसे बीपीएससी का 306 वैकेंसी थी, और यूपी में असिस्टेंट इंजीनियर की 500 प्लस वैकेंसी थी। तो ये एग्जाम आप इनको बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ, इनको भी ज्यादा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है। तो मेरा वो भी रहा, लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से उनमें नहीं हो पाया। तो ये 3 एग्जाम माइंड में थे, लेकिन ये थर्ड में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो गया। अब जो मेरी मेहनत रही हो गया वो। तो ये रहा थोड़ा ये गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मैं ये कहूंगा कि असिस्टेंट इंजीनियर अपनी जगह, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन एक अपनी जगह, दोनों का मैच नहीं है। ये अलग ही लाइन है और वो अलग लाइन है। लेकिन जब आदमी अनएम्प्लॉयड होता है या प्रिपरेशन करता है, तो उसका मेन टारगेट रहता है कि कहीं ना कुछ भी कहीं एक मिल जाए। अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगे। हाँ। सही बात है। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन जॉब गवर्नमेंट की लग जाए, तो वहां से फिर वो स्टार्ट हाँ। करता है। और दूसरा, आपने यस। बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि मेहनत आपके हाथ में है। उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि साहब, आप 15 दिन लास्ट के, जैसे आपने बताया कि वही सबसे क्रूशियल होते हैं, और उसमें कुछ ऐसा हो जाता था हाँ। जो आपके यस कंट्रोल में यस। नहीं है एक्चुअली। यस सर। वो, यस। और खासकर पिछले 2020 से, जब से कोविड चल रहा है, बहुत सी यस जनता सर। ऐसी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियर एंड डियर लूज कर दिए, एंड तैयारी नहीं कर पाए। माहौल थोड़ा सा डिप्रेशन का माहौल चल रहा था कंट्री के अंदर। यस सर। यस सर। तो वो चीज भी अपने कंट्रोल में नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि साहब, अपने हाथ में जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो आपको मेहनत करो, यस सर। उसमें आपने जाना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत आ रही है, आगे बढ़ते चलो। हाँ जी। ना जो हो गया उसको छोड़ दो, बस आगे बढ़ते चलो। आप अपने पार्ट से अपना जो पार्ट है वो पूरी तरीके से निभाते चलो, बाकी बस छोड़ दो, जो भी होना वो फिक्स है। अच्छा फारूक, एक मैंने चीज, मैं बहुत से जैसे आप जैसे लोगों से बात करता हूँ, और एक चीज तो कॉमन है कि साहब, सक्सेस जो मिलती है ना, वो स्ट्रगल के बाद ही मिलती है, मेहनत के बाद मिलती है। यस ऐसा नहीं कि सर। साहब इजीली आ गया, और जो सक्सेस इजीली आ गया उसका मतलब भी नहीं होता कोई। यस तो सर। आती तो फेलोर के बाद है। अब मैंने यस बहुत से सर। लोग देखे कि जब फेलोर आता है, जो हर किसी को आएगा, तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है, रिएक्ट जो करता है आदमी, वो अलग अलग होता है, लेकिन सबका। कुछ इसको यस सर। पॉजिटिवली लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं करते हैं, चले रहते हैं, उनको इवेंचुअली मिल जाता है। कुछ डिमोरलाइज यस बहुत हो सर। जाते हैं कि साहब मैं एक नंबर से रह गया, एक नंबर से रह यस गया, फिर सर। वो कोसेंगे, वो अपनी डेस्टिनी को डिप्रेशन कोसेंगे। में आ जाते हैं, कहीं कुछ हाँ, होता कैसे है। होगा? हाँ। तो ये सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करना चाहिए फारूक? सर इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि देखो, सबसे बड़ी चीज आपकी एक फैमिली होती है। हाँ। हर चीज, हर सिचुएशन के लिए कुछ क्लोज फ्रेंड होंगे, हम्म आपको उनसे इस टाइम में उनके क्लोज जाना चाहिए, बहुत हम्म ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए। हम्म अपने दिल की सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें उनके सामने रखनी चाहिए, हम्म। क्योंकि कोई भी चीज हो, आपकी लाइफ से, आपकी खुशी से बड़ी चीज नहीं हो सकती, सही बात है। और हाँ, आपकी फैमिली से बड़ी नहीं हो सकती। सही बात है। आपकी ये सबसे प्रायोरिटाइज है। हम्म। और मतलब ही क्या रह जाएगा, आप अपनी जिंदगी को इन चीजों की वजह से घर में डिप्रेस आप हो जाएंगे। चुप रहोगे, आपके घर वाले आपको देखेंगे, परेशान रहेंगे, तो सही कोई बात। मतलब नहीं है। हाँ। लाइफ है, जस्ट मूव ऑन, कुछ भी होता रहे।
सब उसके हाथ में छोड़ दो इन द एंड, क्योंकि कुछ चीजें जैसे आपके हाथ में नहीं तो सब उसके हाथ में छोड़ दो। वहां से आपको कहीं ना कहीं पेशेंस मिलेगा, सुकून मिलेगा, घर वालों से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, कहोगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं दिल में तसल्ली देते हैं सब लोग, और तसल्ली मिलती है। और फिर इन द एंड पहले आप ग्राफ नीचे जाएगा, फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा कि तसल्ली मिलेगी, सुकून आ जाएगा, फिर आप दोबारा से रिचार्ज हो जाओगे, फिर आपको स्टार्टिंग करने फिर न्यू हैक से। वंडरफुल। मतलब डाउन आएगा थोड़ा सा, 2-4 दिन, 2-4 वीक, 2-4 महीने रह सकता है, फिर दोबारा आप एनर्जाइज हो जाओ और अपने काम पे लग जाओ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर आदमी के कांटेक्ट में, हर इंसान के कांटेक्ट में उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स तो हमेशा ही होते हैं, तो आप उनसे एनर्जी ले सकते हैं, मोटिवेट रह सकते हैं और फिर अपने काम पे आगे चले रह सकते हैं। कुछ ऐसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल लव देते हैं लोग, जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो चाहे आप लाइफ में कुछ भी हैं, सक्सेस हैं, फेल हैं, कुछ भी हैं, वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। अच्छा फारूक, एक और आपके केस बहुत यूनिक केस है और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने बिहार में जॉब ले लिया। अब ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो और स्टेट्स के हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और जो बिहार में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरे भी हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि साहब क्या पता हमें बिहार में जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे पीछे बिहार वाले बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में, उनका भी यही था कि साहब पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। अब आपकी सिलेक्शन हुई है, तो आपका इसके बारे में क्या मानना है? सर ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो यही कहूंगा कि आपकी मेहनत है, आपने जो भी सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने खूब अच्छे से टेक्निकल कर रखा है, और जो भी जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू के अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। देखो सर वही बात है, यही चीज आपके हाथ में है, मेहनत हाथ में है, अच्छे से प्रिपरेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी के साथ करना आपके हाथ में है। वहां क्या सीन होगा वो आपके हाथ में नहीं है, आप वो चीज सोच ही क्यों रही हो जो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप बेधड़क हो से बस आप जाओ, तैयारी फुल करके, कॉन्फिडेंस हो कि मैंने तैयारी करी है, रिजल्ट जो भी हो वो आपके हाथ में नहीं होगा, जो होगा। क्योंकि ये चीज आपको उस चीज से, नर्वसनेस से, डरे हुए उस चीज से आपको खत्म कर देगी, हटा देगी उस चीज से, ऐसा सोचोगे तो इसलिए बस कॉन्फिडेंट होके जाओ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी गया जैसे बिहार में, ये फैक्टर मेरे माइंड में भी थे, लेकिन नर्वसनेस आपके जब तक पैनल के सामने नहीं जा रहे तब तक ही रहे, पैनल के सामने पहुंच के आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए। सही बात। हाँ बस वहां पर, और जो भी वो कहें वो आता है आपको अच्छे से डिस्क्राइब करो, जो नहीं आता सॉरी बोल के आगे बढ़ो, बस। वंडरफुली एक्सप्लेन्ड फारूक। अब मैं आपसे नेक्स्ट इसके ऊपर जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है बच्चों के लिए, वो है आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। हर कोई जानना चाहता है कि जब आप अंदर गए तो साहब कैसा माहौल था, क्या उन्होंने पूछा, एचआर के क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, टेक्निकल में क्या पूछ लिया। जो भी बच्चा इंटरव्यू में जाना चाहता है वो ये जानना चाहता है सिलेक्टेड कैंडिडेट से, आप जैसों से, कि अंदर क्या था, मतलब क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। हाँ सर, जैसे मैं अंदर गया तो चेयरमैन सर की कुर्सी पे जो भी चेयरमैन सर बैठे थे, मैं उनको विश किया सभी को, फिर वो बोले बैठिए, मैं बैठ गया। उसके बाद चेयरमैन सर ने क्वेश्चन किया कि डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, पर्सनल इंट्रो जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा आपका एमटेक कब किया आपने, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरा जो नंबर आया था शाम में आया था लगभग 5 बजे, तो हो सकता है पैनल मेंबर भी वो फॉर्मेलिटी करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात की, एमटेक आपका कब किया वाला सर 2016 में, बोले उसके बाद वाला सर, उसके बाद मैंने 1 साल गाजियाबाद टीचिंग की, उसके बाद 2 साल मेरठ IMT यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एज असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग की। बोले अच्छा, बोले उसके बाद क्या किया, बोले सर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गया। तो बोले फिर बोले आपकी जॉब कोविड की वजह से चली गई होगी। मैं बोला नहीं सर, कोविड आया था दिसंबर 2019 में, और मैंने मई 2019 में ही जॉब छोड़ दी थी, ये प्री डिसाइडेड था मेरा जॉब छोड़ के तैयारी करना। हाँ तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव था, हाँ कोई एक ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ, ये मैंने पहले ही डिसीजन लिया था, ऐसा नहीं था किसी मजबूरी के तहत छोड़ी थी। हाँ तो फिर बोले अच्छा आपने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, बोला सर मैंने वहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये सब्जेक्ट पढ़ाए। और जैसे ही चेयरमैन सर ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस सुना, तो जो भी पैनल मेंबर में बैठे थे स्ट्रक्चर के जो भी स्पेशलिस्ट होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, उनकी तरफ इशारा किया, सर पूछिए। तो स्ट्रक्चर वाले सर ने मुझसे पूछना स्टार्ट करा, बोले आप कोई भी बेसिक टॉपिक स्ट्रक्चर का आप हमें पढ़ाइए, बिल्कुल बेसिक से, बोर्ड सामने रहा, बोर्ड पे जाइए और पढ़ाइए। ठीक है, मैं बोर्ड पे पहुंचा, मैंने जो एक बेसिक चीज होती है SFD BMD,
ये सबसे बेसिक होती है, बेसिक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है एनालिसिस में। और वही मैंने बोला सर आई शो यू हाउ टू ड्रा एसएफडी एंड बीएमडी, और मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल बेसिक सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसमें पॉइंट लोड मिड स्टैंड पर लग रहा था। और बकायदे उसको, जैसे एक बच्चे को बेसिक आता है आपकी क्लास में, उसको कुछ नहीं पता होता है, तो वैसे ही मैंने वो एक्सप्लेन करा कि कैसे एसएफडी ड्रॉ करते हैं, कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, साइन कन्वेंशन आप क्या लोगे, पॉजिटिव शियर फोर्स क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, और बेंडिंग मोमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, उनको सब बना के दिखाया। तो इन जब मैंने काफी देर 5-7 मिनट हो चुके होंगे, पूरा बोर्ड भर गया था एक्सप्लेन करते हुए। उसके बाद सर बोले कि अच्छा ये बताओ, ये बेंडिंग मोमेंट, अब जैसे मैंने लेक्चर का सेशन खत्म, अब उनका क्वेश्चनिंग सेशन चालू हो गया। बोले अच्छा ये बताओ, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा। तो मैं बोला सर, जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो किसी भी सेक्शन पर मेंबर के ड्यू टू जो भी एक्सटर्नल लोड है उसकी वजह से मोमेंट होता है, और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल कैपेसिटी होती है जो सेक्शन रेजिस्ट करता है मैक्सिमम। सही, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से होता है। बोले ओके। बोले अच्छा ये बताओ, बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालते कैसे हैं? बोला सर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सर, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सिग्मा बाय बी डी स्क्वायर बाय 6। तो उन्होंने बोला आया कैसे? मैं बोला सर, ये स्ट्रेस डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, एक्सट्रीम फाइबर पे आप सिग्मा बाई जो यील्ड स्ट्रेस है वो लगाओगे, और जो सेक्शन पे फोर्स आ रहा होगा वो आप मूवमेंट आ रहा होगा वो कैलकुलेट कर लोगे। क्योंकि जब आप स्ट्रेस डायग्राम बनाते हो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे, तो एक तरफ कंप्रेसिव होता है, तो ऊपर जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के फाइबर होंगे वहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस होती है, तो वो कपल जनरेट कर लेते हैं। तो जो कपल हो जाता है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। तो वो बोले सर अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये जो कपल है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है और एक बेंडिंग मोमेंट है, क्या ये अलग अलग ना होगा? सर ये जो कपल है ये इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से ही है, और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से होता है, यानी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस की वजह से होता है। बोले ओके, इतना बोला ठीक है, ओके जाइए। तो कितनी देर चला होगा फारूक आपका सारा? और 10 मिनट सर। 10 मिनट के आसपास। अच्छा, आपकी एमटेक किस चीज में है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो क्या जियोटेक के अलावा भी उन्होंने क्वेश्चन जैसे पूछा, जैसे आप बता रहे सर? उन्होंने स्ट्रक्चर से ही पूछा, जियोटेक से नहीं पूछा। उन्होंने सीधा ये नहीं पूछा एमटेक आपकी कार में है, पता नहीं जो भी है, टाइम शाम था, शाम का वक्त था, पैनल मेंबर एग्जॉस्ट हो चुके होंगे क्या, उन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने जो पूछना सीधा डायरेक्ट उस पर स्ट्रक्चर सुना, उन्होंने स्ट्रक्चर से पूछना चालू कर दी। अब देखो, ये जो जॉब है ना, ये एमटेक के बेस पे है, और एमटेक में बच्चा जो है वो अपना प्रोजेक्ट भी करता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली करके जाना? सर पैनल मेंबर का आप कुछ नहीं बता सकते कि वो कहाँ से पूछें। सही बात है, ये उनके माइंड पे होता है। आपको तो अपने पार्ट से सब चीज फुल्ली प्रिपेयर करके जाना है, आपको कहीं कमी नहीं छोड़नी है। सपोज क्या पता मुझसे मैं तैयारी करके नहीं जाऊं, प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। वो मैंने कहा ना कि आपके हाथ में हर चीज हर एंगल से तैयारी है। वो क्या पूछेंगे, उस दिन क्या होगा, पैनल में सामने क्या होगा, आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल है, अभी जैसे मैं बहुत वीडियो देखी है, उसमें यह है कि रिटिन में 31 आए हैं, एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटरव्यू में 2 या 3 नंबर मिले हैं। क्या रीजन रहे हम नहीं बता सकते, तो वही जानते हैं। तो आप हर चीज करके जाओ, जो भी आपको लगता है, प्रोजेक्ट हो, टेक्निकल सब्जेक्ट हो, 3-4 वो स्ट्रॉन्ग करके जाओ, और अपना एचआर पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करके जाओ, सब कुछ जो भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। अच्छा फारूक, होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं, और उसके बाद अपने असेसमेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिवली अपने आप को देखते हैं कि साहब मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या गलतियां की। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है आपका इंटरव्यू में क्या चीज आपकी स्ट्रांग रही थी, और कहाँ पे आपको लगता था कि आपने गलतियां की थी, आपका वीक पॉइंट रहा था? अगर आपने कुछ ऐसा असेसमेंट अपना किया हो अपने बारे में। सर वीक पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि लेक्चर जैसे नर्वसनेस सबको होती है, बट उस टाइम पे थोड़ा मुझे एसिडिटी हो रही थी, तो मैं बहुत हेडेक भी हो रहा था बहुत हाई, क्योंकि ये मेरी पर्सनल थी, ऐसी कुछ नहीं थी। तो जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था वो मुझे खुद पर्सनली लगा कि मैं इससे ज्यादा इफेक्टिवली और डिलीवर कर सकता था। अच्छा। और हो सकता था कि वो 12 की जगह 14 भी हो सकते थे मार्क्स, जो मेरे आउट ऑफ 15 है, तो वो मुझे लगा, बस और कुछ नहीं लगा ऐसा। ओके, मतलब मे बी कि शाम का टाइम था, एंड तक जाते जाते अब सभी की एनर्जी ड्रूप होती है, और तो पूरा दिन आप वहां बैठे थे। खाने पीने का क्या था वहां पे फिर? आपने लंच कुछ भी नहीं था। अच्छा। खाने पीने का वो जो सुबह नाश्ते में ले लिया वही ले लिया था। और बस
तो ये भी एक रीजन रहा होगा आपके एसिडिटी का, खाने पर भूखे पेट बैठने का। सर वो मुझे होता है, खाली पेट एसिडिटी हो जाती है और हेडेक होने लग जाता है, वोमिटिंग की भी कभी कभी कंडीशन हो जाती है। और कुछ कभी कभी नहीं भी होती है, ये कभी कभी का है, क्योंकि सुबह में मैंने कुछ जो नाश्ते में लिया वो जस्ट स्टेशन के बगल में रेस्टोरेंट था, वहाँ पे कुछ हेल्थ ही नहीं लिया, इस वजह से रहा ये। ऑयली खा लिया होगा आपने कुछ। हाँ यस सर वही है। तो फारूक, आपने वीकनेस तो आपने बताया कि साहब मैं और अच्छा कर सकता था, आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या रहे होंगे आपके अंदर जिसकी वजह से आपको 12 नंबर दे दिए उन्होंने? हाँ सर यही लगा, जो उन्होंने मैं पूछा वही पॉइंट टू स्पेसिफिक टू द पॉइंट वही डिलीवर करा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला। जैसे उन्होंने 3 बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चालू करी कुछ क्वेश्चन में, मैंने कुछ इधर उधर का आंसर नहीं दिया, सिर्फ जो मुझे आता था जो स्पेसिफिक टू द पॉइंट था वही बोला। कंफ्यूज जैसे हो सकता है कभी कभी मेंबर पैनल मेंबर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट के साथ आपको आता है वही डिलीवर करना है बस। ये आपका यही स्ट्रॉन्ग है, जो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक से जनरेट होता है, आप बेसिक में ही गड़बड़ा जाओगे तो फिर आपका क्या स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जैसे आपका ना जॉब एक्सपीरियंस जो था वो टीचिंग का था और 3 साल टीचिंग का था, तो क्या फारूक इसकी वजह से आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग थी इंटरव्यू में, या उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि 3 साल की टीचिंग है तो उस डायरेक्शन में उन्होंने कुछ किया हो आपसे, या आपको फायदा हुआ टीचिंग का एक्सपीरियंस का? आप इसको कैसे देखते हैं अपनी जॉब एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग 3 साल की? हाँ सर, जैसे टीचिंग का मैंने उन्होंने एक्सपीरियंस का सुना, तभी उन्होंने लेक्चर डिलीवर करने के लिए बोला एकदम। अच्छा। तो वो वाला पॉइंट मुझे यही लगा कि उन्होंने लेक्चर डिलीवर करने के लिए जो बोला वो इसीलिए बोला कि एक्सपीरियंस दिए बंदे से देखते हैं कि कैसा डिलीवर करता है लेक्चर, ओके। क्या लेवल है टीचिंग करने का, यही रहा। और उससे मुझे हेल्प भी मिली, क्योंकि मैंने उसका बेसिक लेवल से ही, क्योंकि सामने बच्चा आता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसको आपको बेसिक से लेके चलना होता है, बेसिक से एडवांस होना होता है। आप तो चाहे कितने भी एडवांस हो सकते हो, आपकी नॉलेज का लेवल तो हाई हो जाता है, लेकिन आप टीचर का मतलब ये होता है कि आप एक बेसिक चीज को बच्चे तक किस तरह से डिलीवर कर रहे हो, उसके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि और मैंने देखा, खुद देखा पर्सनली, जब तक आप बेसिक नहीं करते हो सही से स्ट्रॉन्ग, बेसिक नहीं जानते हो, तो आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे होती भी नहीं है, ये भी होता है। अच्छा फारूक, आपने टॉपिक चूज किया कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड लगाया, कोई रीजन रहा होगा आपने ऐसा टॉपिक चूज किया? सिंपली सपोर्टेड बीम। हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि जब टॉपिक चूज करें, अगर उनके हाथ में है कि जाइए और पढ़ाइए और टॉपिक चूज करें, तो कैसा टॉपिक उनको चूज करना चाहिए? सर एक तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि जो टीचर आपसे, जो भी पैनल मेंबर आपसे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे उन्होंने बोला कि आप बेसिक चीज पढ़ाइए, जो बेसिक सी हो, बच्चों को डिलीवर करते हैं, तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही वो सब, और फिर अपनी भी रिक्वायरमेंट, आपकी माइंड की कंडीशन, आपको कितना कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो दोनों ही कंबाइंड होनी चाहिए, सामने वाले का भी और आपका भी। उनके पार्ट से भी बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और आपके पार्ट से भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज होनी चाहिए आपके माइंड में उस टॉपिक, ये होना चाहिए। तो जब आप टीचिंग करते हैं वहां पे, तो जो पैनल होता है वो कंटिन्यूअसली आपको देख रहा होता है, सारे लोग? यस सर, बिल्कुल। और आपको उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके सबके साथ उनको पढ़ाना, मतलब बताना होता है सबको? बिल्कुल 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 सर। और ये कितनी देर चलता है टीचिंग? टीचिंग में तो मस्ट है आई कांटेक्ट डिलीवर करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहेगा, वो देखेंगे इस चीज को कि तो भाई एक जस्ट आप पढ़ के चले गए, जस्ट आप डिलीवर करे जा रहे हो, या एक जो टीचिंग का मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग डिलीवर कर रहे हो। तो फारूक, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होता है क्या जब वो आप पढ़ा रहे होते हैं? तो क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं वो लोग, या आपको पढ़ाने सर जैसे मुझे वो तो कुछ पैनल में, जैसे मैंने कुछ के इंटरव्यू देखे साइट पे, कुछ में करते ही है क्रॉस क्वेश्चनिंग। और जैसे मुझे भी ये लगा क्वेश्चन जैसे उन्होंने किया, पहले तो बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में डिफरेंस पूछा, फिर वहाँ कपल लग गया तो कपल में पूछने लगे कि ये कपल कहाँ से लगा, और ये कपल अलग है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग है, या ये बेंडिंग मोमेंट अलग अलग है या एक है। तो कहीं ना कहीं वो जो आप सामने बोर्ड पे लिख रहे हो उसी में से ही क्वेश्चन क्रिएट करने लग जाते हैं। ओके, वंडरफुल। चलिए, दैट वाज रियली नाइस गेटिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। फारूक, आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और हम वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन जो है फारूक, वो इनफैक्ट स्टूडेंट्स की तरफ से है, और वो ये कि बहुत सा स्टूडेंट ऐसा है जो अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा है और जानना चाहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, हालांकि इस आधे घंटे के इंटरेक्शन में आपने टिप्स ही दिए हैं सारे, बट अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि उसको कंप्रेस कर दें आप, कि क्या इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखें इंटरव्यू में जाने से पहले या इंटरव्यू के टाइम, तो आप कैसे समराइज उसको करेंगे स्टूडेंट्स के लिए?
तो इंटरव्यू में जाने से पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आप प्रिपरेशन है इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, जैसे 3-4 टेक्निकल सब्जेक्ट आपके, और जो एचआर पार्ट है और प्रोजेक्ट है, ये सब चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना, अपनी पार्ट से फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है, डेडिकेटली, और मक्खन की तरह करके जाना है। ऐसे नहीं आपने एक बार रिवीजन करा, आप कम से कम 3-4 बार चीजों का रिवीजन करके जाओ, और फिर इन द एंड आप बस, आपका जो भी नर्वसनेस है वो कैबिन के बाहर तक ही हो, और उसके बाद आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो होना वो होगा, बस आप डिलीवर करो। ओके, मतलब कॉन्फिडेंट रहें, काम रहें और ऑनेस्टली अपना आंसर करें, और ज्यादा डरे ना, नर्वस ना हो, नर्वस बाहर छोड़ के जाएं और अंदर कॉन्फिडेंट रहें। यस चलो, दैट इज वंडरफुल फारूक, एंड अगेन मैं दोबारा आपको बहुत थैंक्स करता हूँ, आपने टाइम निकाला, एंड ये एक नोबल प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच, आपने भी ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैंने भी इतना कुछ बोला है, और ये मुझे भी अच्छा लगा है आपसे बात करके भी, और आपके चैनल पे भी इस तरह की मेरा इंटरव्यू हुआ है, बहुत अच्छा लगा सर। ओके फारूक, एंड आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वो मेरा अपना प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, और मेरा ये मानना है कि एक टीचर कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन थ्रू एजुकेशन। बहुत बड़ा ये मतलब प्रोफेशन है, और जैसा मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ कि जब मैंने डीआरडीओ में जर्नी स्टार्ट की थी तो अब्दुल कलाम साहब को देख के मैंने जॉब उठाई थी आईआईटी से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे और वो एक साइंटिस्ट थे, और कलाम साहब ये बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे को एज अ टीचर याद करें, एज अ साइंटिस्ट नहीं, एज अ प्रेसिडेंट नहीं, एज अ टीचर याद करें। बहुत बड़ा प्रोफेशन है ये, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज की। आई एम वेरी श्योर आप इसको पूरा तरह फुलफिल करेंगे। मैं अपनी तरफ से और मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक देते हैं फॉर करियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।